हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। यहां पर आपको किसी भी क्लास के वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए किसी तरीके के पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सारे क्लासेस के सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हम एक बिल्कुल नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर से इसके माइंड मैप को। तो कहने का मतलब यह है कि 1 घंटे का एक ऐसा लेक्चर, जिस लेक्चर के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर में जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको डील करेंगे, उन सबको डिस्कस करेंगे और अपनी इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम के चैप्टर के बारे में बात की जाए तो दिखाई दे रहा है कि यहां पर इंसानों से जुड़ी बातें होंगी। यहां पर बातें की जाएंगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यहां पर बातें की जाएंगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अफेक्ट की, कि मतलब किस तरीके से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी इंसान को तकलीफ देते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, हेल्थ क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपने इस खूबसूरत से चैप्टर के माइंड मैप को। तो जैसे ही हमारा माइंड मैप स्टार्ट होता है, मतलब ये चैप्टर एक गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस आया था हमारे सामने, ठीक है। ये एक हेल्थ के बारे में एक ह्यूमर्स था, एक हाइपोथेसिस था, जिसे विलियम हार्वे ने डिसअप्रूव किया था। और ये तब डिसअप्रूव किया गया जब इनने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमें बताया। तो जब ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमें पता चला, तो पता चला कि ब्लड हमारे बॉडी में इस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड दौड़ता है और डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। तो फिर ये चीजें हुई। जैसे ही हमारे मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, हमें देखना है इस चैप्टर के पहले टर्म को, दैट इज कि जैसे ही हम देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले तो ये जो हेल्थ वाला वर्ड है ना, ये हेल्थ क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो अगर हेल्थ की बात करें तो हम कहते हैं कि एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर मुझे डिजीज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब है, तो एक चीज समझने की कोशिश करो। एक तरफ अगर हम लिखते हैं हेल्थ, एक तरफ लिखते हैं हम हेल्थ, और एक तरफ हम लिख देते हैं अगर डिजीज, ठीक है। तो डिजीज का मतलब हम जान रहे हैं कि क्या है, बीमारी। अगर मैं कहूं कि मुझे किसी तरीके की बीमारी नहीं है, किसी तरीके की डिजीज नहीं है, तो क्या मैं हेल्दी हूं? तो सवाल हो जाएगा कि सर इट डिपेंड्स। क्या होगा कि इट डिपेंड्स। एक्चुअली हम हेल्थ को ऐसे नहीं कह सकते कि अगर किसी को किसी तरीके की डिजीज नहीं है तो वो इंसान, वो जो बंदा है वो हेल्दी है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। हम किसी को हेल्दी तब कहते हैं जब वो फिजिकली फिट होना चाहिए, जब वो फिजिकली फिट हो, जब उसका मेंटल स्थिति जो है वो मेंटली फिट होना चाहिए, साथ साथ सोशली भी वो फिट होना चाहिए। तो एक लाइफ को जब हम हेल्थ को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हमेशा ये 3 पॉइंट्स हमें याद करने होंगे। एग्जाम में अगर हमसे पूछता है, वेरी शॉर्ट टाइप में अगर हमसे पूछ लेता है कि चलो डिफाइन कर दो व्हाट इज हेल्थ, तो हम ऐसा लिखेंगे कि कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर वो फिजिकली फिट है, अगर वो सोशली फिट है, अगर वो मेंटली फिट है, तभी हम कहेंगे कि ये इंसान जो है वो हेल्दी है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि हेल्थ किस चीज से अफेक्ट होता है। तो कह रहा है हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स। किसी को अगर किसी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है, अभी अभी हमने क्या किया है कि जेनेटिक्स के इतने बड़े पार्ट को कंप्लीट किया है। उस जेनेटिक्स में जहां मेंडल के काम से लेकर के हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा, साथ साथ इवोल्यूशन को देखा, ह्यूगो डे व्राइस की भी थ्योरी देखी, डार्विन के दिए गए थ्योरीज को भी हमने पढ़ा। मतलब पूरे के पूरे जेनेटिक्स को हमने कंप्लीट किया है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने देखा था 2 तरीके का। एक हमने देखा था मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक हमने क्या देखा था, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक हमने देखा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल
डिसऑर्डर। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसा कि हेल्थ क्या है, तो फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग इज द हेल्थ। और ये हेल्थ जो है ये किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्ट हो सकता है। मतलब कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, अगर इनके होने से ये ये हेल्थ है ये डिस्टर्ब हो सकता है। अब ये कैसे डिस्टर्ब हो सकता है वो देखो। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी एक डिजीज को उठा करके देखें, क्रोमोसोमल डिजीज में हमारे पास जिस तरीके से टर्नर सिंड्रोम था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हमारे पास अदर सिंड्रोम से, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमने हीमोफीलिया के बारे में देखा था, हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखा था, फिनाइलकेटोन्यूरिया था हमारे पास। तो इन सब में हमें देखने को मिला था कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आता है, इंटरनली उसको दिक्कत होती है। कभी कभी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में बाहर से उसके अपीयरेंस में भी चेंज आता है, मतलब फिजिकली उनका जो फिटनेस है वो फिजिकल फिटनेस को ये डिस्टर्ब करता है। तो जब फिजिकल फिटनेस, फिजिकल, मेंटल और सोशल, इन तीन में से अगर कोई एक भी डिस्टर्ब हो गया तो हम क्या कहेंगे, इनका ये जो हेल्थ है ये डिस्टर्ब हो गया। तो ये कह रहा है हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण क्या होता है कि हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने चले पहले चैप्टर की तरफ, अगर हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ, पहले चैप्टर से थोड़ा सा उठ के आओ जो सेकंड पे, जहां हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने डिस्कस किया था समथिंग अबाउट पॉलन एलर्जी। तो पॉलन ग्रेन्स जो रिलीज होते हैं, उन पॉलन के कारण भी एलर्जीज देखने को मिलती है। और इस पॉलन के कारण हमें देखने को मिला था कुछ तो डिजीजेस लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस हमें देखने को मिला था कि इस तरीके के डिजीज जो हैं वो हमें देखने को मिलता है ड्यू टू एलर्जी इन्फेक्शंस के कारण। ठीक है, फिर लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर। इसके बाद जो लाइफ स्टाइल है किसी के, उस पर भी डिपेंड करता है फूड एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ऐसे जगह पर बैठकर खा रहे हो जहां का हाइजीन मेंटेन नहीं है, जहां का हाइजीन बहुत ही ज्यादा खराब है, अगर आप किसी होटल में जा रहे हो समोसे खाने या फिर आप मार्केट में गोलगप्पा खाने जा रहे हो, तो वहां पर अगर आपको वहां पर हाइजीन को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, वहां पर जो पानी वहां यूज किया जा रहा है वो साफ नहीं है, तो उस वाले केस में क्या होता है कि जो आपके पैथोजेंस है वो उन फूड मटेरियल के थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उसके बाद जो है आपके हेल्थ को वो डिस्टर्ब करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हेल्थ क्या है, एक कंप्लीट वेल बीइंग है किस चीज का, तो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। अगर हम हेल्थ को बात करें कि हेल्थ की बात करें कैसे ये अफेक्ट होता है, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, दैट इज की जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसके कारण हेल्थ जो है उस पर फर्क पड़ सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, साथ साथ यहां पर हम बात करें तो लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर, ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसके बाद हम आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास डिजीज। भाई सवाल उठता है कि डिजीज क्या होता है। डिजीज की बात करें तो डिजीज को एक काम करते हैं, पहले हम इस वर्ड को तोड़ देते हैं, डिजीज वाले वर्ड को हम तोड़ देते हैं। हम किस तरीके से तोड़ देते हैं, एक हम तोड़ देते हैं डिस प्लस ईज। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे हम इसका मतलब और एक तरफ लिखेंगे इसका मतलब। डिस का मतलब जानते हैं कि हम अपोनेंट के लिए यूज करते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल कंफर्ट है तो डिस्कंफर्ट हो गया, मतलब कि उल्टा करने के लिए यूज करते हैं। ईज का मतलब हो गया आसान, ऐसा ही कुछ। ठीक है, आसानी से है, नॉर्मल कंडीशन में बैठा है। अगर इस नॉर्मल कंडीशन को का उल्टा कर दे तो डिजीज, मतलब कि ईज का मतलब है यहां पर ऐसे कहते हैं कंफर्ट, कंफर्ट, और यहां पर आ गया डिस, तो डिस्कंफर्ट। तो डिजीज कहने का मतलब है सिंपल कि हम बात कर रहे हैं डिस्कंफर्टनेस की। तो अगर कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकल करके बाहर आ चुका है, डिस्कंफर्ट होकर वो बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो उसको किसी तरीके का डिजीज हो। तो ये वर्ड हमें ये समझाता है, इसी से यहां से डिजीज निकल करके आया। एक्चुअली क्या कहता क्या है, और यहां पर एक दो सवाल ये भी उठता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर किसी को एक पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज की हेल्थ एंड डिजीज को जब हमने रिलेट किया था, कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर किसी इंसान को डिजीज नहीं है तो क्या वो हेल्दी है। ऐसा कहने का कि अगर किसी इंसान को डिजीज नहीं है तो क्या वो हेल्दी है, तो ये डिपेंड करता है,
और यही हम कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि ये जिसको डिजीज़ नहीं है वो हेल्दी होगा ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डिजीज के बारे में लिखता है कि वन और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। तो डिजीज में होता है एक्चुअली कैसा है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, जो हमारे बॉडी के टिश्यू हैं, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं या फिर कोई और पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम, इसको अफेक्ट किया जाता है। मतलब ये बुरी तरीके से ये परेशान हो जाते हैं। इनका जो नॉर्मल कंडीशन है, जैसे नॉर्मल केस में ये फंक्शन करते हैं, वो फंक्शन ये धीरे धीरे उस तरीके का फंक्शन ये परफॉर्म नहीं कर पाते। कह रहा है कि हो सकता है कि एक या उससे अधिक ऑर्गन जो है या पूरा सिस्टम जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ह्यूमन हार्ट को 70 से 72 टाइम्स पर मिनट अगर इसे बीट करना है, लेकिन ड्यू टू एक्सेस ऑफ स्मोकिंग एंड समथिंग लाइक दैट हार्ट पे पड़ता है प्रेशर और हो सकता है कि ये 70 से 72 टाइम्स ना बीट करके दो केस हो सकता है, या तो ये घट सकता है या तो ये बढ़ सकता है। हो सकता है कि ये 70 से 72 की जगह पर हो सकता है ये कि 50 से 55 बार ये ऐसा हो रहा है, या फिर बढ़ के ये कैसा हो चुका है, ये 90 टू 95 टाइम्स पर मिनट हो चुका है। मतलब जो इसका नॉर्मल कंडीशन है वहां से चीजें बदल जाएंगी। हो सकता है ऑर्गन या पूरा सिस्टम ही जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाए। कह रहा है कि कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। तो डिजीज की बात करें तो डिजीज को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में हम बांटते हैं और उनकी पहचान की जाती है बहुत सारे साइंस से और बहुत सारे सिम्टम्स से। इसको आप नोट करो, कुछ कुछ हम यहाँ पे और डिस्कस करते हैं। दैट इज कि कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि हो सकता है किसी को अलग तरीके का डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल किसी को हो रखा है टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड में देखने को मिला है क्या कि इसे फीवर है, इसे क्या है, फीवर है। साथ साथ एक इंसान को यहां पर हो रखा है न्यूमोनिया, ठीक है, निमोनिया। निमोनिया में भी हमें देखने को मिला क्या, तो इसे फीवर है। दोनों ही केस में इसे फीवर देखने को मिला। अगर कोई नॉर्मल इंसान की बात की जाए जो मेडिकल साइंस नहीं जानता है, जो एक डॉक्टर नहीं है, इस प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है, उससे सीधा सीधा कहेंगे तो कहेंगे ये इंसान जो है ये दोनों के दोनों को फीवर हो रखा है, लेकिन वो ऐसे बाहर से देख करके नहीं बता देगा कि उसे टाइफॉइड है या निमोनिया। कंसल्ट किया जाता है किसी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर को। डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर बहुत तरीके का चेकअप करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को वो नापते हैं, इस तरीके की चीजें की जाती हैं, आपके टेम्परेचर को नापा जाता है, आपसे बोला जाता है कि आपने अपने टंग को बाहर निकालो, आपके आंखों को देखते हैं, इस तरीके से फिर डिसाइड करते हैं। वो उन्हें ऐसा अंदाजा मिलता है, अंदाजा नहीं कहते हैं उसको क्योंकि वो बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो उसके बाद आपको उस तरीके का टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। कुछ उन्हें साइंस दिखते हैं, कुछ उन्हें साइन दिखते हैं, जिनके बाद वो इसे कंफर्म करने के लिए इसके अलग अलग टेस्ट, जैसे कि टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट होता है, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप विडाल टेस्ट करवा लो। अगर टाइफॉइड होगा तो समझ में आ जाएगा, अगर टाइफॉइड नहीं होगा तो फिर उसके बाद कोई दूसरा टेस्ट जैसे कि सीबीसी जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, इन सब चीजों से करवाया जाता है। कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। सिम्टम्स लाइक कि पेट में दर्द होना, सिम्टम्स जैसे देखने को मिला आंख से आंसू गिरना, जैसे नाक का बहना, इस तरीके का सिम्टम हो सकता है। सिर में दर्द होना, किसी किसी डिजीज में हमें देखने को मिलता है कि सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और किसी किसी डिजीज में ऐसा होता है कि आपके जो बोन्स हैं उसमें दर्द देखने को मिलेगा। किसी किसी डिजीज में आपके पेट में दर्द हो रहा होता है, तो किसी किसी डिजीज में आप सही से बोल नहीं पाते हो। तो अलग अलग साइंस हैं, अलग अलग सिम्टम्स हैं, वो अलग अलग डिजीज को कैरेक्टराइज कर रहे होते हैं। तो ये जो भी डिजीज है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। कहने का मतलब है कि डिजीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है इसको फिलहाल। एक हमने रख दिया है कॉन्जेंशियल डिजीज और दूसरा रख दिया है एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, फिर हम आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की क्या कहानी है। तो आगे हमारे पास आ गए हैं ये दोनों डिजीज। पहला है हमारे पास कॉग्निटल डिजीज और दूसरा है एक्वायर्ड डिजीज। तो पहले डिजीज में देखना है कुछ ऐसा कि दीज डिजीजेस अकर्स सिंस बर्थ एंड में रिजल्ट फ्रॉम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और डिफेक्ट इन द डेवलपमेंट। और इस डिजीज में कहता है कि डिजीज डेवलप आफ्टर बर्थ एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। हमारे पास दो केस है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो केस है। एक केस है कि जहां पे लिखता है कि फ्रॉम बर्थ वाला बात है,
कहने का मतलब है कि बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के साथ उसमें वो डिजीज जो है वो पाया जा रहा है, और दूसरे केस में हमें देखने को मिला आफ्टर बर्थ। कहने का मतलब है कि जन्म के समय तक वो ठीक था, उसके बाद वो बाहर निकलता है, अपने बाहर समाज में जाता है, उसके बाद इसे अलग अलग तरीके का डिजीज जो है वो इसे अटैक करता है। तो ये दो तरीके के डिजीज है। वही इसमें कह रहा है कि जैसे कि जो हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो बच्चे को जन्म के साथ आता है, मतलब वो चीजें उनमें उनके माँ बाप से ट्रांसफर हो रही होती हैं। तो जो जन्म के साथ होता है वो इस कैटेगरी में गिर गया, और इधर फिर गिरता है क्या, जो इधर जो गिरता है जो जन्म लेने के बाद, जब जन्म लेने के बाद जो डिजीज अटैक करती है उसे हम लोग एक्वायर्ड डिजीज के अंदर रखते हैं। इसको हमने दो तरीके में बांट दिया, दो क्लासेस, दो कैटेगरी में हमने बांट दिया। एक को रखा है इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, या फिर हम कहते हैं दूसरा है हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नाम से ही क्लियर दिख रहा है कि इन्फेक्शियस डिजीज वो होंगे जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे होंगे। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब कि एक दूसरे के संपर्क में आने से वो डिजीज जो है वो फैलता है, तो दिस काइंड ऑफ डिजीज जो है इसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहने का मतलब कि जो इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है उसे हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल कहने का मतलब ये है कि संपर्क में आने के बाद भी ये नहीं फैलता है, तो इसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हो। इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो कह रहा है कि इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो चीजें अभी हमने डिस्कस करा कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जांपल एड्स जो यहां पर लिखा है इसकी बात कर रहे हैं। इसमें हम एक और डाल सकते हैं, दैट इज की कॉमन कोल्ड। इसमें हम लिख सकते हैं यहां पर कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड की जो कहानी है जो कि राइनो वायरस के कारण होता है, वो भी जल्दी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। इसकी बात करें तो कहता है कि दीज डिजीजेस आर नॉट स्प्रेड टू अदर पर्सन्स, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हो गया कैंसर, इसमें कि हम लोग रख सकते हैं टाइफॉइड को, ये एक इंसान से दूसरे इंसान के बॉडी में नहीं जा रहा होता है। ठीक है, एक इंसान से नॉन कम्युनिकेबल में हम इसे रख सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, या फिर इसके अंदर और भी तरीके की चीजें आ जाएंगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो एक से दूसरे में स्प्रेड ना हो उसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल के अंदर रखते हैं। बहुत छोटा छोटा इंफॉर्मेशन, छोटा छोटा एक एक लाइन का डेफिनेशन नोट करते जाना है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है, फिर हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, पैथोजन की कहानी आ गई कि पैथोजन क्या होता है। तो पैथोजन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कहता है कि ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म कुड कॉज डिजीजेस इन मैन। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये स्पेशली ये कौन से हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी भी इंसान के बॉडी के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर के उनके नेचुरल प्रोसेसेस को वो अफेक्ट करते हैं और फिर उनमें किसी तरीके के डिजीज को कॉज करते हैं, तो उसे हम लोग पैथोजन के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स कुड कॉज डिजीजेस इन मैन, सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर घुस गए, बॉडी के अंदर घुसने के बाद उन्होंने डिजीज कॉज कर दिया, तो उस तरीके के उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजन के नाम से जानते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो बॉडी में घुसते हैं और बैक्टीरियल डिजीज कॉज करते हैं, तो वो पैथोजन है। वायरल डिजीज होता है, फंगल डिजीज, प्रोटोजोआंस के कारण डिजीज हो रहा होता है, हेलमिंथ्स के कारण डिजीज हो रहा होता है। तो ये सारे वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी के अंदर घुसते हैं और फिर डिजीज कॉज करते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पे फिलहाल, आगे देखते हैं क्या है। आगे हम बात कर लेते हैं, एक टॉपिक है हमारे पास, दैट इज की कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। इंसान के अंदर होने वाले कुछ कॉमन डिजीज की बात की जा रही है। तो इंसान के अंदर डिजीज एक लिखता है नंबर 1 पे बैक्टीरियल डिजीज, नंबर 1 पे लिखता है यहां पर बैक्टीरियल डिजीज, नंबर 2 पर यहां लिखता है वायरल डिजीज, नंबर 3 पे लिखता है डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआंस, नंबर 4 है हमारे पास डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स, एंड नंबर 5 इज फंगल डिजीज। तो कहने का मतलब है कि वो डिजीज है जो किसके कारण हो रहा है, तो ये बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। ये क्या है, ये किसके कारण हो रहा है, तो वायरस के कारण हो रहा है।
अगर इसकी बात की जाए तो ये तो खुद में बता रहा है कि ये प्रोटोजोअन्स के कारण हो रहा है। इसकी बात की जाए तो ये बता रहा है कि ये ऐसे डिजीज हैं जो हेलमिंथ्स के कारण होते हैं, और ये ऐसे डिजीज हैं जो फंगस के कारण ये हो रहे होते हैं। अब कहने का मतलब है कि अभी अभी हमने देखा था पैथोजन क्या होते हैं, तो मतलब ये बैक्टीरिया जो हैं ये आगे जाकर के बैक्टीरियल डिजीज कॉज करेंगे। मतलब कुछ बैक्टीरिया से, फॉर एग्जांपल सैल्मोनेला टाइफी को ही हम ले लेते हैं, तो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो जाएगा और फिर बैक्टीरियल डिजीज कॉज करेगा। तो हम बेसिकली क्या कहेंगे कि ये वाला बैक्टीरिया जो है यही हमारा पैथोजन है। सवाल जो था कि भाई पैथोजन क्या है, तो यही हमारा पैथोजन है। ये वायरस भी हमारा पैथोजन है, ये प्रोटोजोआ भी पैथोजन है, ये हेलमिंथ्स और इस फंगस की बात करें तो ये भी पैथोजन है, क्योंकि ये बॉडी में घुस करके हमारी चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है, तो इसे हमने पैथोजन का नाम दे दिया। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास आ चुका है हमारा पहला, दैट इज की बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ऐसा डिजीज जो बैक्टीरिया के कारण होता है उसे बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। अगर बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल्स की बात की जाए तो कौन कौन से डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के कारण कॉज किए जाते हैं, तो एक है हमारे पास टाइफॉइड। हमारे पास टाइफॉइड है, किसी को अगर टाइफॉइड होता है तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज से आप अपने घर में अगर या फिर किसी को भी अगर फ्रेंड्स में किसी को भी कहीं टाइफॉइड होता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर टाइफॉइड है तो टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। हम इसे एंटीबायोटिक्स दे करके मार सकते हैं। कहने का मतलब है कि टाइफॉइड को एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है। आगे इस तरीके की डिस्कशन और होंगी, तो बने रहिए। तो टाइफॉइड है हमारे पास, निमोनिया जो होता है ये भी एक तरीके का बैक्टीरियल डिजीज है। प्लेग, जो बल्बोनिक प्लेग है, कहने का मतलब जो ब्लैक डेथ वो वाला जो केस है, दैट इज ऑल्सो ए बैक्टीरियल डिजीज। ट्यूबरकुलोसिस, कहने का मतलब है जो टीबी होता है, ये टीबी भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। लेप्रोसी, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज है। टेटनस बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थेरिया बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये जितने भी डिजीज हैं ये सारे के सारे बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। जैसे ये रॉड शेप बैक्टीरिया से कॉज किया जाता है, ये सैल्मोनेला टाइफी से कॉज किया के कारण होता है। तो इस तरीके से अलग अलग बैक्टीरियाज हैं जो बॉडी में घुस करके अपने लाइफ स्टाइल को चलाने के लिए अलग अलग तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई सभी अलग अलग साइट पर जाकर के अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, वहां जाकर के रिप्रोडक्शन करते हैं, अलग तरीके से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो बॉडी में अलग तरीके की दिक्कत पैदा करते हैं। तो अलग अलग बैक्टीरियाज के कारण अलग अलग डिजीज जो है वो हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज। नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने दूसरे डिजीज के तरफ। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने दूसरे डिजीज की तरफ। दूसरा डिजीज हमारे सामने आ चुका है। दूसरा डिजीज है कुछ ऐसा, दैट इज की वायरल डिजीज। बात करें हम वायरल डिजीज की, तो एक ऐसा डिजीज जो किसी वायरस के कारण हो रहा होता है। तो किसी वायरस के कारण अगर कोई डिजीज होता है तो हम सिंपल उसे वायरल डिजीज के अंदर रखते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो सबसे पहले आ गया हमारे पास कॉमन कोल्ड, जिसको हम लोग राइनाइटिस भी कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि कॉमन कोल्ड जो आम तौर पे हमें जो सर्दी वगैरह हो जाता है, जो हमारा नाक बहने लगता है, इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो हम कहते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड। और कॉमन कोल्ड में होता कुछ ऐसा है कि एक वायरस है, जिस वायरस का नाम है राइनो वायरस। एक्चुअली वो राइनो वायरस जब आपके बॉडी में इंटर करता है तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको जाकर के वो अफेक्ट करता है। दैट इज वाई कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम, आपके नॉस्ट्रल्स जो हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, आप सांस नहीं ले पाते हो, सोते टाइम आपको ज्यादा दिक्कत फील होती है, आप मुंह से सांस लेने की कोशिश करते हो। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, एक आध हफ्ते तक ये आपको परेशान करता है। तो ये हो गया कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को हम किसी भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक बैक्टीरिया से हो ही नहीं रहा है। अगर कॉमन कोल्ड किसी बैक्टीरिया के कारण होता तब हम उसे एंटीबायोटिक देकर के उस बैक्टीरिया को किल करके काम चला लेते, लेकिन चूंकि ये किसी वायरस के कारण हो रहा है, एक राइनो वायरस के कारण हो रहा है, दैट इज वाई कि हम इसे वायरल इन्फेक्शन है तो हम इसे एंटीबायोटिक से ठीक नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास है इन्फ्लुएंजा।
इन्फ्लुएंजा की बात करें, फिर हमारे पास है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो काफी ज्यादा खतरनाक है, या फिर चिकन पॉक्स की बात करें, चिकन पॉक्स हो गया, या फिर हो गया हमारे पास मिजल्स। तो ये सारे के सारे जो हैं ये वायरस के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण। स्मॉल पॉक्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल पॉक्स एक समय इतना ज्यादा खतरनाक था इस धरती पर, जब वो फैल रहा था तो स्मॉल पॉक्स जिसे भी होता था फाइनली ये उसकी जान लेकर ही मानता था। खैर अभी के समय में स्मॉल पॉक्स जो है वो हमारे धरती से गायब हो चुका है। चिकन पॉक्स है, अभी चिकन पॉक्स होता है लोगों को, वैक्सीनेशन लेकिन इसका चल रहा है। दैट इज कि मतलब किसी बच्चे का जन्म होता है तो आपको अगर आपके घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होगा, आपके मामा का, आपका भैया जो है या फिर दीदी जो है, किसी के भी अगर किसी बच्चे का जन्म होता है आपके घर में, तो आप देखना कि जब उसके वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा होगा तो उसमें एक वैक्सीन आपका चिकन पॉक्स के लिए भी आपको दिया जाता है। दैट इज कि इसको जो है वो चिकन पॉक्स ना हो। फिर भी आफ्टर वैक्सीनेशन भी अभी भी बहुत लोगों को वैक्सीन बचपन में लगता है, लेकिन फिर भी चिकन पॉक्स देखने को मिल जाता है इन फ्यूचर। तो चिकन पॉक्स हो गया, तो फिर अगर हो जाता है तो फिर हम इसे एंटीवायरल मेडिसिन के साथ इसे हम ठीक कर सकते हैं। मम्प्स हो गया हमारे पास, ये भी वायरस के कारण हो रहा है। रेबिस की बात की जाए, ये भी एक वायरस के कारण हो रहा है। पोलियोमाइलिटिस भी वायरस से ही होता है। डेंगू फीवर इज ऑल्सो ए वायरल। चिकनगुनिया जो है या हेपेटाइटिस, ये सारे के सारे वायरस के कारण होते हैं, तो हमने इसे वायरल डिजीज के अंदर रखा है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर चलते हैं हम आगे अपने तीसरे डिजीज के तरफ। ठीक है, तीसरा डिजीज कहता है कि डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। तो जो प्रोटोजोआ के कारण कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया मलेरिया है, अमीबियासिस है जिसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, एमोएबिक डिसेंट्री भी हम कहते हैं। मलेरिया हो गया, इस तरीके के डिजीज ये प्रोटोजोअन से कॉज होते हैं, तो हमने इसे इसके अंदर रख दिया। दिस इज नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हेलमिंथ से कॉज किया जाए, जो डिजीज कॉज हो, उसे हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल में फिलेरियासिस है, एस्कैरियासिस है। तो स्कैरियासिस और फिलेरियासिस जो जिसे हम लोग एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं, जिसे हाथी पाँव बोला जाता है, वो जो है वो इसी के कारण होता है, और इससे हमने इसके अंदर रख दिया दैट इज की कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स। तो हेलमिंथ्स के कारण कॉज हो रहा है, ये है कि नहीं। इसके बाद हमारे पास है दैट इज फंगल डिजीज। यहाँ पर हमारे पास आ चुका है हमारा फंगल डिजीज। फंगल डिजीज जो फंगस के कारण हो उसे हम लोग फंगल डिजीज के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल में रिंग वॉर्म जो है वो रिंग टाइप का आपके नेक पे, आपके शोल्डर्स पे, आपके पैरों में हो सकता है। वो एक ये इस तरीके से आपके ऊपर डॉट 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 इसमें रैशेस, रेडनेस ये सब देखने को मिलता है। दिस इज द रिंग वॉर्म। इस तरीके का हो जाता है आपको, तो ये फंगस के कारण हो रहा होता है। दैट इज वाई हमने इसे फंगल डिजीज के अंदर रखा है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? अगर नहीं आ रही है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं। कुछ डिजीज हैं हमारे पास जिनके बारे में हमें थोड़ा सा ज्यादा देखना है। ठीक है, तो एक है हमारे पास दैट इज कि हमारे पास है टाइफॉइड। टाइफॉइड की बात की जाए, यहां पर फिलहाल हम करते हैं क्या, इस चीज को हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। हम डिस्कस करते हैं यहां से। हम स्टार्ट करें दैट इज टाइफॉइड। टाइफॉइड की बात की जाए तो टाइफॉइड एक बैक्टीरिया के कारण होता है। दैट इज वाई कि हमने बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल में इसको देखा था। भाई कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो यहाँ पे लिखता है कि सैल्मोनेला टाइफी के कारण हो रहा है। ओके, तो मतलब सैल्मोनेला टाइफी की जब एंट्री होगी बॉडी में तो वो क्या कॉज करेगा, टाइफॉइड कॉज करेगा। कैसे भाई ये हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो ये हमारे बॉडी में कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, मान लिया। सिम्टम्स क्या है इसके, अगर ये हमारे बॉडी में एंटर कर चुका है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में अभी सैल्मोनेला टाइफी रह रहा है। इस सैल्मोनेला टाइफी को किल करना बहुत जरूरी है। तो इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है हमें हाई फीवर, इसमें हमें देखने को मिलता है वीकनेस, कमजोरी सा हो जाता है, स्टमक में पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, आपको भूख नहीं लगती है, खाने की इच्छा जो है वो मर जाती है। तो इस तरीके का जब सिम्टम्स होता है, मतलब घर में सोए हुए हैं हम, हमें बहुत ज्यादा फीवर है, पेट में दर्द है, थकान सी हो रही है, सिर में दर्द है,
हमें खाने पीने का कुछ मन नहीं हो रहा, साथ साथ कॉन्स्टिपेशन टाइप में भी लग रहा है, तो हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने हमसे पूछा कि आपको कैसा फील हो रहा है। हमने ये सारा सिम्टम डॉक्टर को कह सुनाया। फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि हो सकता है कि आपको जो है वो टाइफाइड हो। तो आपको टाइफाइड है, तो कैसे हम आपके टाइफाइड का ट्रीटमेंट शुरू करें? पहले कंफर्म करना होगा कि आपको टाइफाइड है कि नहीं। तो आपने पूछा कि सर कैसे कंफर्म करेंगे कि हमें टाइफाइड है कि नहीं? तो डॉक्टर ने आपके प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा एक टर्म, दैट इज कि विडाल टेस्ट। ये विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट करवाने के बाद ये विडाल टेस्ट कंफर्म कर देता है कि आइदर यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड और नॉट, अगर आपकी बॉडी में सैल्मोनेला टाइफी का प्रेजेंस होगा तो ये विडाल टेस्ट बता देगा, अगर नहीं होगा तो भी ये विडाल टेस्ट आपको बता देगा। तो इस विडाल टेस्ट से हम कंफर्म कर लेते हैं कि आइदर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड और नॉट। अब यहाँ पर बात ये है कि अगर किसी को टाइफाइड निकल गया तो भाई किस तरीके से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से इस टाइफाइड वाले का ट्रीटमेंट होगा। इसको बहुत ज्यादा फीवर है तो फीवर के लिए हम लोग पैरासीटामोल का यूज करेंगे, पैरासीटामोल का हम यूज कर सकते हैं। साथ साथ हमें देना होगा इसे क्या, तो हम इसके ये चूंकि ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा। साथ साथ इसको कुछ कमजोरी है तो इसे हम लोग विटामिन दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे फिर इसके अंदर जब एंटीबायोटिक्स के कारण जब इसके अंदर सैल्मोनेला टाइफी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा, पैरासीटामोल के मदद से जब इसके टेम्परेचर जो इसके बॉडी टेम्परेचर है वो कंट्रोल में आएगा, फिर यहाँ पर है इसके अंदर खाने की इच्छा भी आएगी, ये खाना भी खाएगा, फिर वीकनेस वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल की जा सकती हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। टाइफाइड हो गया यहाँ पे हमारे पास। टाइफाइड क्या होता है, कैसे होता है, हम समझ गए। अब हमारे पास है निमोनिया। भाई निमोनिया क्या होता है? हमारे पास बहुत अच्छा सा एक डिजीज आ गया, दैट इज निमोनिया। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है। अब कौन सा पैथोजन यहाँ पर अपना काम करता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या फिर है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन दोनों के कारण जो है यहाँ पर निमोनिया देखने को मिलता है, ठीक है। निमोनिया देखने को मिल गया। अब निमोनिया हो गया तो निमोनिया में एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें एक्चुअली होता है ना कि जाकर के हमारे एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है, गेट्स फिल्ड विद द फ्लूइड। अब देखो कि जब हम ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, जब हम ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा जाता है, जब हम पढ़ते हैं तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम यहां देखते हैं कि हमारे नॉस्ट्रिल से एयर की एंट्री होती है, एयर की एंट्री होती है हमारे लैरिंग्स के बाद वो जाता है हमारे लंग्स के अंदर। जब वो एंटर कर रहा होता है तो लंग्स के अंदर जब वो एंटर करता है तो लंग्स के अंदर सबसे लास्ट में एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम लोग एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। ये एल्वियोलाई जो है ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये एल्वियोलाई जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। और इसी एल्वियोलाई को हम एक्चुअली इसी एल्वियोलाई को हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ, इसी एल्वियोलाई को हम लोग जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स के नाम से जानते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स के नाम से जानते हैं। जस्ट बिकॉज की एल्वियोलाई क्या है, यहीं पर क्या है ना, गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी O2 को आना है, अगर इस तरीके से एल्वियोलाई का कोई अगर इस तरीके से अगर हम कोशिश करें कि एल्वियोलाई के डायग्राम को बना दें, तो इस रास्ते अगर O2 आता है और यहाँ पर क्या है हमारा ब्लड वेसल्स, अगर इस तरीके से हम बना दें तो O2 इधर इसमें जाएगा और इधर से जो CO2 है वो इधर आ जाता है और फिर ये CO2 बाहर। तो मतलब जो गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब क्या है कि इसके अंदर भर गया फ्लूइड भैया, इसके अंदर क्या भर गया, फ्लूइड। अब इसके अंदर इस तरीके से जब फ्लूइड भर गया तो ये जो है गैसियस एक्सचेंज, जो मतलब ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा था ये अफेक्ट हो जाएगा, ये अफेक्ट हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत जैसी चीजें आ जाएंगी।
अब इसमें क्या है कि इसका फिर जिसको अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है उसके अंदर उसे फीवर देखने को मिलेगा, चिल्स, हेडेक, सांस लेने में तकलीफ, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। जब सीवियर केस हो जाता है, जब बहुत ज्यादा एक्चुअली निमोनिया जो है वो कभी कभी जो है वो जानलेवा भी हो जाता है, तो इन सम सीरियस केसेस यहाँ पे जो है लिप्स एंड फिंगर्स नेल्स टर्न्स ब्लू। लिप्स और साथ साथ ये फिंगर के जो नेल्स होते हैं ये जनरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर ब्लड ये कुछ रेडिश या पिंक टाइप में आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब ये एक्सेस हो जाता है, जब ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, इन दैट केस हमें ये ब्लू देखने को मिलता है। अब ब्लू कैसे हो जाता है, अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें तो ब्लू हो जाने का रीजन है कि चूंकि यहाँ पे फ्लूइड भर गया है तो यहाँ पर O2 जो है उसकी मात्रा कम हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो धीरे धीरे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कम है बॉडी के अंदर, तो एज अ रिजल्ट जो रेस्पिरेशन का रेट है, रेस्पिरेशन का रेट भी जो है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। एनर्जी, रेस्पिरेशन डाउन होने से क्या है, बॉडी में जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी जो है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पर धीरे धीरे जो भी हमारा ब्लड है वो धीरे धीरे उसका कलर चेंज होता जाएगा। लिप्स एंड फिंगर्स जो है वो ब्लू हो जाएंगे, और लिप्स और फिंगर्स का ब्लू होना ये इंडिकेट करता है कि ये जो निमोनिया है ये अब अपने चरम पर जा रहा है, तो अब जो है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस और बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब ये फैलता कैसे है, तो स्प्रेड थ्रू द ड्रॉपलेट्स और शेयरिंग द ग्लास एंड यूटेंसिल्स। तो इन सब चीज़ों के मदद से, ड्रॉपलेट्स वगैरह से, आप किसी के सामने बैठे हैं, छींक रहे हैं, तो उस केस में ये पैथोजन जो है वो दूसरे के बॉडी में एंटर कर जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसको भी आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम चलते हैं आगे। इसके बाद है हमारे पास कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड की बात करें तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज कि ये राइनो वायरस के कारण होने वाला है। राइनो वायरस के कारण ये जो बीमारी है वो हमें देखने को मिलने वाला है। अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करें तो चूंकि ये राइनो वायरस है तो हम इसे ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज नहीं करेंगे, ये चीज हमें याद रखनी है। तो मतलब कभी भी अगर आपको सर्दी होती है और आप दवा की दुकान पर जाकर के बोलते हो कि भैया एक अच्छी सी एंटीबायोटिक दे दो, आप लेकर के आए, आपने खाया और आपको किसी तरीके का असर भी नहीं हुआ। एक्चुअली असर इसलिए नहीं होता है जस्ट बिकॉज कि ये एंटीबायोटिक से ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि ये बैक्टीरिया है ही नहीं। यहां पर क्या होता है कि इनफैक्ट द नेजल एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, ये नेजल और रेस्पिरेटरी पैसेज को यहां पर ये तकलीफ देता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो नेजल कॉन्जेशन या डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, ये 3 से 7 दिनों तक के लिए रहता है और ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है क्या, नेजल कॉन्जेशन है, डिस्चार्ज हमें देखने को मिल रहा है। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर लिक्विड का डिस्चार्ज, यहाँ पर लिक्विड डिस्चार्ज हमें देखने को मिले। आपकी क्लास के हिसाब से थोड़ा वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, हिस्टामिन का यहाँ पर जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहां पर होता है ऐसा। तो हम अगर यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर इसी कॉमन कोल्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि नाक का बहना, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो आपके नाक से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज निकल रहा है, तो उस केस में आप चाहते हो इसको रोकने का, तो अब यहाँ पर एंटी हिस्टामिन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ यूज करते हैं लीवोसिट्रिजिन का। ठीक है, तो इसका यूज करके हम इस चीज को रोक सकते हैं। ठीक है, और फिर यहां पर आप कॉमन कोल्ड को इस दवाई के मदद से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका भी कोई भी परफेक्ट जो एक्यूरेसी के साथ बोले कि ये इसी कॉमन कोल्ड के लिए ही ये दवा है, ये हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं, है ना। इसके बाद है हमारे पास मलेरिया। मलेरिया आ गया है हमारे पास, मलेरिया की बात कर लेते हैं। तो मलेरिया के पैथोजन की बात करें तो दिस इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमारे पास बहुत तरीके का, एक है हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है हमारे पास, प्लाज्मोडियम मलेरिया है हमारे पास, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। यहां पर इन तीनों में अगर बात की जाए तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है, इससे हम लोग मैलिग्नेंट मलेरिया ये कॉज करता है,
और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को हम सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फिर प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण जो मलेरिया होता है इसे हम ट्रीट करते हैं, बहुत ज्यादा ये मुश्किल नहीं दे रहा होता है। लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है समटाइम्स ये डेथ कॉज भी करता है कि मलेरिया से किसी की मृत्यु हो गई, तो इसीलिए हमने इसे कहा है कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस। चेक करते हैं कि कौन सा प्लाज्मोडियम यहाँ पे, अगर फैल्सीपेरम है तो फिर ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग होता है। कैसे हो रहा होता है, तो ये पैथोजन जो प्लाज्मोडियम, इसके दो होस्ट होते हैं, एक तो ये इंसान के अंदर अपने जीवन की प्रक्रिया को करता है और दूसरा ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर भी अपने जीवन को चला रहा होता है। प्लाज्मोडियम के रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ह्यूमन के लीवर के में जाता है, फिर ह्यूमन के आरबीसी में, रप्चर एंड रिलीज हीमोजोइन, जो कि ये जिसके कारण जो है सो इंसानों के अंदर तकलीफ देखने को मिलता है। सेक्सुअली अगर बात करें तो इन द गट ऑफ मॉस्किटो फ्रॉम स्पोरोजोइड्स इन्फेक्शन स्टेज। अब क्या है, सेक्सुअली ये मॉस्किटो के गट में इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, इसने अपना ये फॉर्म्स स्पोरोजोइड्स इसने बनाए, और क्या है कि जिस भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगर आकर के किसी इंसान को काट लेता है तो उसके कारण क्या है, उसके गट से उसके सलाइवा के कारण इन स्पोरोजोइड्स की एंट्री जो है वो ह्यूमन के ब्लड में हो जाती है। अब क्या हो रहा है कि और उसके बाद फिर ये इंसान को दिक्कत पहुंचाता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो कहता है कि हाई फीवर देखने को मिलता है, साथ साथ रिक्योरिंग 3 to 4 days, चिल्स, मतलब इस तरीके की दिक्कत है तो हम कह सकते हैं, इस तरीके का सिम्टम है तो हम कह सकते हैं कि वो मलेरिया का कारण है। सिंपल मलेरिया से हमें एमसीक्यूज के लिए या फिर कंपटीशन के लिए हमें याद कर लेना चाहिए कि भाई मलेरिया के जो है वो हमारे पास उसके 3 दुश्मन हैं। एक है हमारे पास जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है हमारे पास, एक है हमारे पास प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीसरा है हमारे पास प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसमें ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। दैट इज वाई हमने कहा कि मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज कर रहा है और ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्या हमें देखना है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या देखना है। तो इसके बाद हमारे पास आ चुका है हमारा एक और डिजीज जो हमें देखने से लग रहा है कि अमीबा के कारण होगा, दैट इज अमीबियासिस। इसकी बात करें तो एमियोटिक डिसेंट्री है। अगर इसके पैरासाइट, इसके पैथोजन की बात की जाए तो दिस इज एंटामीबा हिस्टोलिका। इसके कारण ये डिजीज हो रहा होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के ये मुश्किलें करता है। इसके कैरियर की बात की जाए तो हाउस फ्लाइज जो होते हैं वो इसको लेकर के चल रहे होते हैं। इन्फेक्शन साइट की बात की जाए, दिस इज इन्फेक्शन साइट की बात की जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें हो रहा होता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम्स में हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ हमें एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स देखने को मिलता है, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, तो ये चीजें होती हैं और ये होता है अमीबियासिस का लक्षण। नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास एक और डिजीज, दैट इज स्कैरियासिस। इसकी बात करें तो इसका पैथोजन जो है वो एस्कैरिस है। अगर इसकी बात करें तो ये इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है, तो एग्स ऑफ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड विद फीकस एंड फीसस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग का केस हमें देखने को मिलता है। इंटरनल ब्लीडिंग के साथ साथ हमें मसल में पेन, हमें फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हम कहते हैं कि दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एस्कैरियासिस। ठीक है, तो इस तरीके का ये इंटरनल ब्लीडिंग का केस हमें अभी तक हमने जितने डिजीज को डिस्कस किया उसमें पहला ये डिजीज है जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है, मसल में पेन है, और तो ये हम कह सकते हैं कि ये भी डेंजरस होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ। अगला डिजीज है हमारे पास, दैट इज की फिलेरियासिस। अगला डिजीज है फिलेरियासिस। अगर इसके पैथोजन की बात करें तो हमारे पास है यूचरेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर यूचरेरिया मेलाई। तो इनके कारण हो रहा होता है क्या, तो फिलेरियासिस। इसको हम एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं, जस्ट बिकॉज कि इसमें जो पैर होता है इंसान का वो एलिफेंट के पैर की तरह वो उतना ज्यादा मोटा सा हो जाता है, सूज जाता है।
दैट इज वाई हम लोग इसे एलिफेंटिएसिस के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके वेक्टर की बात करें तो फीमेल मॉस्क्यूटोज जो हैं वो यहाँ पर वेक्टर बनकर के सामने आती हैं। दिस इज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। एक्चुअली लोअर लिम्स की बात की जा रही है, मतलब हमारे दोनों लेग्स की बात की जा रही है। इन लेग्स में जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इसमें जो मौजूद लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं, इन लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। और इसके इन्फ्लामेशन के कारण जो है वो यहाँ पर लोअर लिम्स जो हैं, लेग्स जो हैं, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो दिस इज अबाउट द फिलारियासिस। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे की डिजीज की तरफ। अब आगे हमारे पास रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म की बात करें तो ये पैथोजन है, इसका जेनेरा माइक्रोस्पोरम या फिर ट्राइकोफाइटॉन या फिर है एपिडर्मोफाइटॉन। एपिडर्मोफाइटॉन है, ट्राइकोफाइटॉन है और माइक्रोस्पोरम है। तो इन सभी के कारण हो रहा होता है यहाँ पर क्या, तो रिंग वॉर्म। ये क्या कहता है, ड्राई स्केली लेजन्स ऑन स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। तो स्किन के ऊपर, नेल्स के ऊपर, स्कैल्प्स के ऊपर ये हमें ड्राई स्केली लेजन्स हमें देखने को मिलता है। इसमें इंटेंस इचिंग होता है, मतलब बहुत ज्यादा इचिंग होता है। मन करता है कि उसको इतना ज्यादा इचिंग हो रहा है कि मतलब उसको ऐसे ऐसे करते करते अगर आपका ब्लड भी बाहर आ जाता है फिर भी आपको सुकून नहीं मिलता। मन करता है कि हम और इचिंग करें वहां पे, तो इतना ज्यादा आपको इचिंग वहां देखने को मिलता है। ये स्प्रेड की बात करें तो सॉइल्स वगैरह में इन्फेक्शन होता है, सॉइल्स में ये पाए जाते हैं। अगर मिट्टी में अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा अगर उधर खेल रहा है तो वहां से ये आपको रिंग वॉर्म आपको अटैक कर सकता है। या फिर यूजिंग टॉवल्स, कौन सा इन्फेक्टेड पर्सन, अब किसी पर्सन को रिंग वॉर्म हो रखा है, वो नहा करके आता है या फिर मुंह धोकर आता है, उसने टॉवल का यूज किया, हो सकता है कि उसके टॉवल पर जेनेरा माइक्रोस्पोरम के कुछ मेंबर्स आकर के लग गए और फिर कोई हेल्दी पर्सन जाकर के उसे यूज करता है, तो हो सकता है ये जेनेरा माइक्रोस्पोरम का जो कुछ मेंबर जो टॉवल पे आकर लग गए थे वो उसके हेल्दी पर्सन के बॉडी पर चले गए, और जब उसके हेल्दी पर्सन के बॉडी पर गए तो वहां जाकर के भी उन्होंने ये रिंग वॉर्म कॉज कर दिया। तो इस तरीके से बढ़ जाता है यहाँ पर रिंग वॉर्म का केस। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में तो हमारे पास दो लिम्फोसाइट है, एक हमारे पास बी लिम्फोसाइट और एक हमारे पास टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट की बात करें तो कहता है कि प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन दैट इज एंटीबॉडी। अगर इसकी बात की जाए तो हेल्प्स बी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो अगर हम बात करें तो टी जो है ये इसको हेल्प कर रहा होता है और ये टी ने इसको किया हेल्प और बी ने क्या किया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। दिस इज द प्रोटीन। इसकी बात करें तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी AMI and this is the cell mediated immunity that is CMI। ठीक है, तो लिम्फोसाइट की बात करें तो क्या है हमारे पास, एक हमारे पास बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोटीन की एक आर्मी को प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं, और ये जो है टी जो है वो बी को हेल्प कर रहा होता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, आगे चले। यहां पर एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 लार्ज चेन हमें देखने को मिलता है, 2 लार्ज चेन देखने को मिलता है और 2 स्मॉल चेन देखने को मिलता है। लार्ज चेन को हम लोग हेवी चेन के नाम से जानते हैं और लाइट चेन को और स्मॉल चेन को हम लोग लाइट चेन के नाम से जानते हैं। कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को यहाँ पर मिलता है और ये आपस में कैसे होते हैं, तो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मगर अगर हम इसको इस तरीके से बनाए तो यहाँ पर हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें देखने को मिलता है, दोनों के बीच में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अबाउट समथिंग अबाउट एंटीबॉडी। ये हुआ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का होना ज़रूरी है ताकि ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन कर सके। एंटीबॉडी है तो हमारे फिर ये किसी भी चीज़ों से लड़ने में हमें मदद करेगा, बाहर से जो चीज़ें हमारे बॉडी में एंटर करेंगे उसके खिलाफ ये एक्शन लेगा और फिर हमें बचाने का काम करेगा। एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, तो एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के अंदर जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है। एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन। तो इम्यून सिस्टम का मजबूत होना, कहते हैं कि जैसे अभी कोविड का समय था तो इसमें कहा गया था कि अपने अंदर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं।
अगर अपने अंदर की इम्यून सिस्टम को अगर हम मजबूत कर लेंगे तो फिर हम किसी भी डिजीज से फाइट कर सकते हैं। यही चीज कहा गया था, एंड दिस इज कॉल्ड एज द इम्यूनाइजेशन। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दवा दिया गया और फिर दवा देने से कुछ ऐसा हो रहा है कि अपने हमारे अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल ही मजबूत हो गया, ऐसा नहीं है, स्लो प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने अपनाया था, जैसे कि हम काढ़ा पीते थे, हम तुलसी ड्रॉप्स का यूज़ करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स हम यूज़ कर रहे थे। तो एक्टिव इम्यूनिटी की वही है कि इसमें हम लोग एंटीबॉडी जो है वो होस्ट सेल के, होस्ट बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज जो है उस चीज़ को मजबूत बनाया जाता है, उस चीज़ को प्रोड्यूस करवाया जाता है। दिस इज द एक्टिव इम्यूनिटी, है ना। एक्टिव इम्यूनिटी के बाद है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड टू द बॉडी। और इसमें क्या है कि ये रेडीमेड एंटीबॉडीज है, ये बाहर के एंटीबॉडीज हैं, इनको हमने बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया। एग्जाम्पल में बात करें तो एंटीबॉडीज गिवन इन स्नेक बाइट्स, टेटनस एक्सेट्रा। तो सांप के काटने पर या फिर टेटनस के कारण जो भी इंफेक्शन होता है तो उससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आ गया। कह रहा है कि कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम की बात करें तो कोलोस्ट्रम कुछ और नहीं बल्कि द फर्स्ट मिल्क है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, आफ्टर द पार्चुरेशन। जो मदर के अंदर जो पहला मिल्क बन के तैयार होता है इनिशियल कुछ दिनों में, जो थिक होता है, जो कलर में येलोइश होता है, जिसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जिसको बच्चे को दिया जाता है ताकि बच्चे के अंदर वो सारी चीजें जाएं और वो अलग अलग डिफरेंट डिजीज से वो लड़ सकें। कोलोस्ट्रम मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज ऑल्सो ए पैसिव इम्यूनिटी। तो वो भी जो है कोलोस्ट्रम का भी बच्चे के बॉडी में जाना इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसको भी नोट किया जा सकता है, इसको भी लिख सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ चुका है एलर्जी। एलर्जी क्या है? दिस इज द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड आईजीई। यहां पर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है दैट इज आईजीई। यहां पे बात करें एलर्जेंस की तो माइट्स है, पॉलेंस है, एनिमल्स डैंडर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें एलर्जी कॉज करवाती हैं। रीजन की बात करें तो रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। तो मास्ट सेल से जो हिस्टामिन रिलीज होता है, यहाँ पर रिलीज हो रहा होता है एलर्जी वाले केस में। सिम्टम्स की बात की जाए तो छींक आना, वाटरी आइज, आंखों से पानी आना, रनिंग नोज के आने का मतलब है कि नाक बहना, ये सारी चीजें दिखती हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एलर्जी। एलर्जी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमने कई बार डिस्कस कर लिया। इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी हमारे पास दो तरीके का है, एक है हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कैसा है? हमारे पास दो तरीके का है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इन्नेट इम्यूनिटी में हम कहते हैं कि दिस इज नॉन स्पेसिफिक, साथ साथ कहते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, ये बर्थ के साथ साथ होता है। कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, 4 बैरियर्स होते हैं। एक है हमारे पास फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है सेल्यूलर बैरियर और चौथा है साइटोकाइन बैरियर। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, जन्म के साथ मौजूद है। 4 टाइप के बैरियर हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। तो ये सब है, दिस इज अबाउट द इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, नोट करते जाना है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है, बहुत ही फास्ट रिवीजन हो रहा है इसका। अगर हम बात करें तो फिजिकल बैरियर्स में अगर हमारे पास आ जाता है स्किन है, म्यूकस कोटिंग है हमारे पास। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात की जाए तो जो हमारे स्टमक में जो एसिड मौजूद है, सलाइवा है, सलाइवा है, कॉमा डाल दो, टीयर्स हैं, ये हो गए। सेलुलर बैरियर की बात करें तो जैसे हमारे बॉडी में जो WBC मौजूद है, WBC की बात करें तो PMNL दैट इज द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट जो मौजूद हैं, ये क्या करते हैं? बाहर से कोई चीज अगर आती है हमारे बॉडी में तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। फिर है साइटोकाइन बैरियर्स जो इंटरफेरोन्स है। कहने का मतलब है कि सिक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स स्टॉप फर्दर इन्फेक्शन। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल से ये निकल करके आते हैं और फिर आगे के इन्फेक्शन को रोकते हैं कि भाई यहाँ पर गड़बड़ है, हमें तो दिक्कत हो गई लेकिन अब तुम दिक्कत में ना रहो, मुझे तो दिक्कत हो गई, मैं अब आपको सचेत कर दे रहा हूँ कि यहाँ से प्रॉब्लम है। तो फिर दूसरे को ये मैसेज भेजता है और वहाँ से फिर इन्फेक्शन को रोका जाता है। तो दिस इज अबाउट दिस। ठीक है, फिर है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम बाहर से ले रहे हैं स्पेसिफिक है 2 स्टेजेस का, एक है प्राइमरी रिस्पॉन्स और दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स की बात करें तो लो इंटेंसिटी है,
सेकेंडरी रिस्पॉन्स में ज्यादा इंटेंसिटी देखने को मिलता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स इज स्लो, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज फास्ट। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो मेमोरी बनाता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में उसी बने हुए मेमोरी का यूज किया जाता है। तो स्पेसिफिक है, दो स्टेज के अंदर हम देखते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स में लो इंटेंसिटी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मोर इंटेंसिटी। प्राइमरी रिस्पॉन्स की बात करें तो स्लो है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स की बात करें तो फास्ट है। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो मेमोरी बनाता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो इस मेमोरी का यूज करता है। इसके बाद बारी आ जाती है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन क्या है? तो वैक्सीनेशन की बात करें तो प्रोटीन ऑफ पैथोजेंस और इनएक्टिव वीकेंड पैथोजेंस आर इंजेक्टेड टू द बॉडी। यहां पर हम क्या करते हैं, जो पैथोजन है उसी के प्रोटीन को लेते हैं या फिर इनएक्टिव या वीकेंड पैथोजन को उठाते हैं और फिर वहां से क्या होता है, बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है। ये जाता है, एक तरीके का मेमोरी बनाता है और फिर हमारा जो हमारे अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ लड़ता है, फिर हमारा बॉडी उस तरीके से तैयार होता है। तो इस चीज को वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं, जैसे ये एक्टिव इम्यूनिटी का टाइप है। एग्जाम्पल में जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन है जो ईस्ट से प्रोड्यूस होता है। अभी अभी कोविड के लिए वैक्सीनेशन, कोविड जो कोरोना वायरस था इसके लिए वैक्सीनेशन हुआ, जो वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे ढेर सारा वैक्सीन दिया जाता है जस्ट बिकॉज कि वो अलग अलग डिजीज से लड़ सके, वहां पे दिया जाता है। चिकन पॉक्स से शुरू होता है कहानी, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप ऑफ थिंग्स, इस सारे जितने भी डिजीज हैं उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। तो वैक्सीनेशन से कुल मुद्दा यही है कि डिजीज होने से पहले ही हम बचाव कर लें अपना। डिजीज अगर डिजीज हो जाता है उसके बाद इसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है, तो इससे अच्छा है कि हम ये डिजीज होने ही ना दें, अपने अंदर अपने बॉडी के अंदर उस तरीके का इम्यून सिस्टम डेवलप कर लें और वो काम करवाता है ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जो ये वैक्सीन हमारे बॉडी में जाता है तो हमें इन सब चीज़ों के खिलाफ हमारे अंदर वो इम्यून सिस्टम डेवलप करके देता है। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है भैया? तो ऑटो इम्यूनिटी की बात करें कि आवर बॉडी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो हमारा बॉडी जो है एक्चुअली हमारे बॉडी में जब कुछ बाहर से जाता है ना तो हमारा बॉडी से डिटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल एक समझने की कोशिश करें कि अगर कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, अगर हमारे बॉडी में कोई बंदा है जिसका, अगर तुम बी नेगेटिव ब्लड अगर इसके बॉडी में तुम इंजेक्ट कर दोगे तो ये हमारा बॉडी डिटेक्ट कर लेगा कि नहीं, यहाँ पर बी पॉजिटिव को आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर बी नेगेटिव आ चुका है। तो बी पॉजिटिव के जगह पर बी नेगेटिव आया है तो किसी तरीके की दिक्कत है, हमारा बॉडी उसे डिटेक्ट करने में सक्षम है। तो वही कहता है कि आवर बॉडी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू जेनेटिक एंड अननोन रीजंस, कभी कभी क्या होता है जो बाहर की चीजें होती हैं उसके खिलाफ ये एक्शन लेता है। लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ी के कारण, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण ये खुद के सेल को मारना शुरू कर देता है। मतलब एक काइंड ऑफ सुसाइड तुम कह सकते हो। तो खुद के सेल्स पर अटैक करना शुरू करता है, अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देता है, थोड़ा दिमाग इसका खराब हो जाता है। तो इस तरीके को हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं कि रूमेटाइड अर्थराइटिस, जो अर्थराइटिस का जो केस होता है वो है जिसमें जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिलता है जितने जॉइंट्स होते हैं। तो दिस इज़ अ केस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर आता है अर्थराइटिस। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दो देखने को मिल रहा है, एक है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और एक है हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास प्राइमरी और दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में कहते हैं कि लिम्फोसाइट्स आर बॉर्न एंड मैच्योर, जिसमें आता है बोन मैरो, ऑल ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। इसमें जैसे कि थाइमस देखने को मिल रहा है। थाइमस में कह रहा है कि एक तरीके का लोब्ड ऑर्गन है, कीप रिड्यूसिंग इन साइज विथ एज के साथ ये धीरे धीरे घटता जा रहा है। इसके लोकेशन की बात करें तो बिहाइंड स्टर्नम नियर हार्ट, बिहाइंड स्टर्नम नियर हार्ट, ये जो हमारे इस पोजीशन पे ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है आर बॉर्न एंड मैच्योर। बोन मैरो जो है, ये जो बहुत सारे हमारे अंदर जितने भी ब्लड सेल्स हैं ये बोन मैरो उसका फॉर्मेशन करवा रहा है। थाइमस जो है एक तरीके का लोब्ड ऑर्गन है जो एज के साथ धीरे धीरे घटता जाता है। लोकेशन की बात करें तो इसका बिहाइंड स्टर्नम नियर हार्ट, जो हमारे दिल के ज्यादा करीब है। सेकेंडरी की अगर बात की जाए तो ये प्रोवाइड साइट फॉर इंटरैक्शन फॉर लिम्फोसाइट विद एंटीजन। लिम्फोसाइट का जो एंटीजन के साथ कॉन्टैक्ट होता है, जो इंटरैक्शन होता है वो इसी साइट के पास हो रहा होता है। सम अदर सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स आर टॉन्सिल्स जो हो गया, अपेंडिक्स है हमारा, पियर्स पैचेस है,
जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें तो एक हमारे पास देखने को मिल रहा है स्प्लीन है, यहाँ पर लिम्फ नोड है, और तीसरा यहाँ पर माल्ट है। स्प्लीन की बात करें तो ये बीन शेप्ड का होता है, लिम्फ नोड की बात करें तो स्मॉल सॉलिड इसका स्ट्रक्चर है, माल्ट की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। हम आ जाते हैं इधर पे स्प्लीन की, पहले बात कर लेते हैं स्प्लीन के बारे में। कहता है कि बीन शेप्ड का है, ये कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, इसके पास लिम्फोसाइट है, फैगोसाइट भी है, ये ट्रैप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द ब्लड, तो ब्लड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो पकड़ लेता है और फिर उनको पकड़ के फिर उनके खिलाफ वो एक्शन लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी पुलिस स्टेशन की बात करें तो अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, सबका अलग अलग पोस्ट होता है, सबके अपने अपने काम होते हैं, काइंड ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि स्प्लीन का यहाँ पर ये काम है। लिम्फ नोड की बात करें तो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये ट्रैप्स एंटीजेंस प्रेजेंट इन द लिम्फ के अंदर जितने भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ये उसको पकड़ता है। माल्ट इज द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ये 50% ऑफ लिम्फ टिश्यू जो है ये अकेला है इसके पास। कहता है कि ऑनलाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, कहने का मतलब है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो लाइनिंग है ये वहां मौजूद है। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसको जीआईटी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जिसे हम कहते हैं, उधर मौजूद है। साथ साथ हमारा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक डिजीज आ चुका है, जिस डिजीज को हम कह रहे हैं एड्स के नाम से जान रहे हैं। जिस डिजीज को हम क्या कह रहे हैं, ये डिजीज है हमारा एड्स। अगर एड्स की बात की जाए और एड्स के फुल फॉर्म की बात की जाए तो हम कहते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सबसे पहली बार 1981 में डिटेक्ट किया गया था। और इसके पैथोजन की बात करें तो HIV जो एक वायरस है, दैट इज की ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण ये हो रहा होता है। ठीक है, अगर इस HIV वायरस के ग्रुप की बात की जाए तो ये रेट्रो वायरस है और इसके पास RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल इसके पास पाया जाता है, RNA इसके अंदर है एज ए जीनोम। तो एड्स क्या है, एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। कौन से वायरस, तो HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स के फुल फॉर्म की बात की जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है एड्स का फुल फॉर्म, और HIV दैट इज की ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, दिस इज HIV। HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि एक डिजीज कॉज कर रहा है जिसे हम लोग एड्स के नाम से जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये पहली बार 1981 में रिपोर्ट किया गया था, बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं है। एक्चुअली इस केस में हो रहा होता है ऐसा कि हमारे इम्यून सिस्टम को ही सीधा सीधा अटैक किया जाता है। अब ऐसा है कि कोई अगर ये कोई राज्य है, बहुत साल पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये कोई राज है, फॉर एग्जाम्पल कोई फोर्ट एफ है जहाँ पर किंग विंग रह रहे हैं, यहाँ से कोई सेना आए और यहाँ पे लड़ाई शुरू होता है तो क्या है कि ये सारे छोटे मोटे सिपाहियों को ये मार रहे हैं, कहानी चल रही है। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे ही इस फोर्ट का जो किंग है अगर इसको ही मार दिए तो क्या होता है, बाकी सेना जो है वो बिखर जाती है और फिर यहाँ से जो चीजें हैं वो समाप्त होती है। ऐसा ही काम यहाँ पर कुछ हो रहा होता है। HIV क्या करता है, ये कहता है कि हम छोटे छोटे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम सीधा एक बार में इम्यून सिस्टम पे अटैक करेंगे। इम्यून सिस्टम जैसे ही वीक होगा उसके बाद ये किसी लायक नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि जब इम्यून सिस्टम मौजूद है तो जब हमारे बॉडी में राइनो वायरस जो आया है जो 3 से 7 दिन का इन्फेक्शन कॉज करता है, हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है, 3 से 7 दिन में कहानी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन एड्स के कारण ये इम्यून सिस्टम डाउन हो गया। अब मान लो कि अगर राइनो वायरस ही अगर हमारे बॉडी में आता है तो राइनो वायरस से लड़ने में और 3 से 7 दिन का टाइम जो लग रहा था इसमें सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। लेकिन अब क्या है कि इम्यून सिस्टम इससे लड़ने की कोशिश कर रहा है राइनो वायरस से, लेकिन वो लड़ नहीं पा रहा है। अब ये जो 3 से 7 दिन में ये जो कॉमन कोल्ड का जो केस था वो नॉर्मल हो गया था, अब 3 से 7 दिन में नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। अब अगर इसके बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल कि मान लो कि सैल्मोनेला टाइफी अगर आ गया, इसके बॉडी के अंदर अगर सैल्मोनेला टाइफी आ गया तो सैल्मोनेला टाइफी आराम से ग्रो कर रहा है, क्योंकि सैल्मोनेला टाइफी के खिलाफ जो हमारे बॉडी में जिस चीज को एक्शन लेना था वो एक्शन ही नहीं ले पा रहा है। तो यहां पर क्या है कि सैल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड हो गया।
अब जिसे एड्स हुआ रहता है उसे कोई भी दूसरा जो डिजीज है उस इंसान को आसानी से होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एड्स खुद नहीं मारता है, बल्कि एड्स ऐसा माहौल बना देता है कि दूसरे डिजीज के कारण उस इंसान की डेथ हो जाती है। सो दिस इज अबाउट एड्स। आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या है कंडीशन। तो आगे ये कहता है कि एड्स भाई ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, एड्स ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। तो कह रहा है कि सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट अगर बनता है तो इस केस में एड्स जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी बंदे को अगर एड्स है तो अगर उसके ब्लड को अगर उसने ब्लड डोनेट कर दिया और वही जो इन्फेक्टेड ब्लड है अगर वो किसी के बॉडी में अगर वो चढ़ा दिया गया तो उस केस में उसको एड्स हो सकता है। तो दैट इज वाई ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसके पूरे बॉडी के चेकअप किए जाने चाहिए कि किसी तरीके का डिजीज तो नहीं है उस इंसान को या फिर किसी तरीके का प्रॉब्लम से वो तो चल नहीं रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है इन्फेक्टेड नीडल्स। इन्फेक्टेड नीडल्स का केस आता है कि हम इन्फेक्टेड नीडल्स को शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर इन्फेक्टेड नीडल्स को अगर हम शेयर करते हैं अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो वहां पर इन्फेक्शन अगेन कॉज होता है, जस्ट बिकॉज कि यहां पर भी ब्लड का जो मिक्सचर है वो ब्लड मिक्स होता हुआ दिखता है। अगर हम मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स की बात करें तो अगर एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हैं किसी के पास तो उस केस में भी ये एड्स जो है वो फैलता है। इसके बाद है हमारे पास चाइल्ड बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, जिस मदर को HIV है पहले से अगर उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो इस केस में भी उस बच्चे के अंदर हमें ये एड्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखने को मिल जाता है। फाइन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है कि टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम यूजुअली 5 से 10 साल, मतलब कि इन्फेक्शन होना और उसके सिम्टम्स का आना इसमें 5 से 10 साल लग जाता है। इन माइक्रोफेजेस वायरल RNA मेक्स DNA बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये हमें याद करो, ये एक तरीके का रेट्रो वायरस था। ये क्या करता है, ये अपने ये जो वायरस का जो RNA है इसे DNA बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का ये यूज करता है और फिर यहां पर क्या होता है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहां पर देखने को मिलता है। HIV फैक्ट्री की बात करें तो मैक्रोफेजेस है अटैक्स T लिम्फोसाइट एंड डिस्ट्रॉय इट, उसको डिस्ट्रॉय करता है और एलिजा टेस्ट के थ्रू हम ये डिटेक्ट करते हैं कि किसी को एड्स है या नहीं है। ठीक है, तो ये रही एड्स की कहानी, ये रही एड्स की कहानी। एलिजा टेस्ट की बात की जाए तो एलिजा टेस्ट इज एक्चुअली द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बेसिस की बात की जाए तो एंटीजन दैट इज द एंटीबॉडी इंटरेक्शन। व्हाट इज नैको, तो दिस इज द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज को भी नोट कर लो, MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, MCQs में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब चले आते हैं हम अपने एक बहुत ही अलग डिजीज पे जिसे हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं। कैंसर एक्चुअली क्या होता है, कैंसर को समझने के लिए हम यहाँ पर अपने बॉडी के एक पार्ट को कट करके हमने रखा। इस बॉडी में बहुत सारे इस तरीके से हमने सेल बना दिए। ठीक है, यहाँ पर हमने इस बॉडी में बहुत सारे हमने सेल को बना दिया। इस तरीके से हमने पूरे बॉडी में हम सेल बना रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लगेगा, हम सारे सेल्स को इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। 1 सेकेंड, और इस तरीके से हमने बहुत सारे सेल्स को यहाँ पर बना लिया। ये नॉर्मल कंडीशन है। सारे सेल के पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, एक्चुअली कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये प्रॉपर्टी है सेल का। अगर हम लोग सीधा सीधा अगर बात करें तो कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है सेल को जो सेल को उसके औकात में रखती है। कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि ये सेल है, सेल को डिवाइड होना है, 1 से 2 सेल ये बनेगा। 1 से 2 सेल बनेगा, कितना इसका साइज होगा, क्या इसका साइज होगा, क्या इसका शेप होगा, कितने एरिया में ये फैला रहेगा, किस टाइम पर ये कब ये सेल डिवीजन करेगा, ये सब चीजें देखी जाती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि ड्यू टू सम रीजन किसी सेल ने अपने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को लूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला जो सेल है इसने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को लूज कर दिया, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को लूज कर दिया तो इसके कारण क्या हुआ, इसके पास जो इसका जो ग्रोथ था
ग्रोथ था वो अनकंट्रोल्ड हो गया, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हमें देखने को मिला। इसके कारण क्या होता है कि ये सेल डिवीजन करना शुरू करता है। जगह नहीं है सेल डिवीजन की, मतलब अगर सेल को डिवाइड होना है तो नया सेल जो बनेगा वो किधर जाएगा, उस नए सेल के लिए यहां पर जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेल डिवाइड कर रहा है। 1 का 2 बना दिया, अब फिर ये क्या किया, 2 का 3 बना दिया, 3 का 4 बना दिया, 4 का 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहां पर इस तरीके से यहां पर एक बहुत बड़ा हमें मास यहां पर इस तरीके से बन करके ये मास हमें बनता हुआ दिखाई दिया, और ये मास एक्चुअली ये ट्यूमर है। तो वही कह रहा है कि सेल अपना कांटेक्ट इनहिबिशन लूज करता है। नाउ दे डिवाइड अनकंट्रोल्ड तरीके से वो डिवाइड करता है, और डिवाइड करके एक मास ऑफ सेल बनाता है। एक्चुअली यही जो मास बन जाता है, जो गांठ की तरह बन जाता है, इसी मास को हम लोग ट्यूमर का नाम देते हैं, इसी मास को हम लोग ट्यूमर का नाम देते हैं। ठीक है, ट्यूमर की बात करें तो 2 तरीके का है, एक बेनाइग्न है और एक मैलिग्नेंट है। अगर इसकी बात करें, बेनाइग्न की बात करें तो ये डोंट स्प्रेड टू अदर लोकेशन, ये जिस लोकेशन पर गांठ बना है ये उसी लोकेशन पे रह जाएगा, फिर हमें यहीं से इसको ट्रीट करना है, ये बहुत ज्यादा डैमेज नहीं देता है। लेकिन अगर ये क्या है कि ये जो ट्यूमर बना है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, एक्चुअली हमारे पूरे बॉडी में जो है वो ब्लड जो है वो घूमता रहता है। जो ब्लड हमारे इस वाले फिंगर के इस वाले कॉर्नर पे जो अभी आया है वो वापस जा चुका है, फिर वो लंग्स और वो हमारे हार्ट में जाएगा। हो सकता है कि वो अगली बार हमारे राइट पैर की छोटी उंगली के कॉर्नर तक वो चला जाए, या हो सकता है कि वही ब्लड का जो बूंद है वो हमारे ब्रेन तक चला जाए। मतलब कहने का कि पूरा ब्लड जो है वो हमारे पूरे बॉडी में घूमता है। तो अगर मैलिग्नेंसी में क्या है तो ब्लड हमारे इस वाले ट्यूमर को होते हुए भी जाएगा, और साथ साथ इस मैलिग्नेंट ट्यूमर के कुछ छोटे से हिस्से को वो कैरी करेगा, और इसके कारण क्या होता है, इसे हम लोग कह रहे हैं नियोप्लास्टिक सेल, और इसके कारण क्या होता है, ये पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, पूरे बॉडी में ये फैल जाता है। और यही जो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर यहाँ पर बना है ये आगे जाकर के कैंसर का रूप ले लेता है, ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसी तरीके से कैंसर होता है, इसी तरीके से यहाँ पर कैंसर हो रहा होता है। ठीक है, आगे चलें। वही कहता है कैंसर कॉजेस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो कह रहा है कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं उसे हम लोग कार्सिनोजन के नाम से जानते हैं। रेडिएशन आयोनाइजेशन, एक्सरे एंड गामा रेज, नॉन आयोनाइजिंग यूवी रेज। अगर रेडिएशन की बात करें तो हमारे पास आयोनाइजिंग है जिसे एक्सरे और गामा रेज है, नॉन आयोनाइजिंग है जो कि यूवी रेज है। केमिकल्स जैसे निकोटीन, ये सब चीजों से कारण कैंसर होता है। वायरस जो कि ऑन्कोजेनिक वायरस है, ये भी क्या करता है, ये भी कैंसर कॉज कर रहा, ये भी जो है वो कैंसर कॉज कर रहा होता है। ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, तो दिस इज एक्चुअली कीमोथेरेपी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कीमोथेरेपी के मदद से हम इसे यूज करते हैं। कीमोथेरेपी में, सर्जरी में क्या करते हैं कि ये जो सेल था जो बहुत बड़ा यहाँ पे मास बन चुका था, इसको हम कट करके बाहर निकाल देंगे, यहाँ से गायब कर दिया हमने इसे। हमने रेडियोथेरेपी दिया कि हो सकता है जो कि बचे हुए सेल्स अगर यहाँ पर इन्फेक्टेड है तो रेडिएशन के मदद से हमने उसको भी किल कर दिया। और कीमोथेरेपी हम क्यों देते हैं कि कीमोथेरेपी देने से क्या होता है कि जितने भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, फास्ट ग्रोइंग सेल्स जो होते हैं, इनके ग्रोथ को, फास्ट ग्रोइंग सेल के ग्रोथ को जो है वो रोक दिया जाता है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि फास्ट ग्रोइंग सेल्स के ग्रोथ को हमने रोक दिया। दिस कम्स अंडर कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी के कारण क्या होता है, जो हमारे नेल्स ये भी बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। तो देखते हैं कि जिनको कीमोथेरेपी चलता है उनके नेल्स गिर जाते हैं। जिनको कीमोथेरेपी चल रहा होता है कैंसर पेशेंट्स को, उनके बाल झड़ जाते हैं, उनको बाल गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये सारी चीजें। तो ये कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स। अगर अल्फा इंटरफेरॉन की बात करें तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है, एक्टिवेट्स इम्यून सिस्टम। कैंसर के बारे में ये कुछ बातें, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे जिसे हमने नाम दिया दैट इज की ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। इसमें सबसे पहला है हमारे पास ओपियोइड्स। इसके रिसेप्टर की बात करें तो ये सीएनएस और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को ये अपना ये रिसेप्टर बनाता है। ओपियोइड्स की बात करें तो इसमें मॉर्फिन देखने को मिलता है। मॉर्फिन जिसका सोर्स एक्चुअली है पॉपी प्लांट, जिसको पैपेवर सेमिनिफेरम के नाम से हम जानते हैं एज देयर साइंटिफिक नेम। और ये ओपियोइड्स को कैसे लिया जाता है, तो स्नॉटेड और इंजेक्टेड। तो इंजेक्शन के मदद से या फिर इसे स्नॉट किया जाता है, स्नॉट मार करके इसे
इस ओपियोइड्स का इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद सेकंड है हमारे पास, यहां पर आ चुका है हमारे पास कैनाबिनॉइड्स। ये इसके रिसेप्टर की बात करें तो ब्रेन है। इसके सोर्स की बात की जाए तो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिनस सटाइवा से ये निकल करके आता है। ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है और ये इसे ओरल इजेशन किया जाता है, मतलब इसे मुख के द्वारा इधर से हम खाते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मैरिजुआना आ गया हमारे पास। इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है हैशिश, चरस और गांजा। ये सारे जो होते हैं ये कैनाबिनॉइड्स के अंदर आ रहे होते हैं। ये सीधा सीधा जाकर के हमारे ब्रेन पे अटैक करते हैं, हमारे रिस्पॉन्स को ये स्लो कर देते हैं। ये जो है कहाँ से मिलता है तो कैनाबिनस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से निकल करके आता है। ठीक है, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले केस की तरफ। इसके बाद है हमारे पास कोका एल्कलॉइड्स, या फिर जिसे हम लोग यहां पर कोकीन के नाम से भी जान रहे हैं। इसके सोर्स की बात करें तो एरिथ्रोजाइलम कोका से ये मिलता है हमें। इंटरफेयर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, इसकी बात करें तो ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है यहां से जाकर के अपना न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करता है। न्यूरोट्रांसमीटर जहां से डोपामाइन निकलता है, ये कैसे के लिए यूज किया जाता है, इसको स्नॉट किया जाता है और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और कॉज करता है यूफोरिया। बहुत ज्यादा जब इसको यूज किया जाता है तो इट कॉजेज हेल्यूसिनेशन। एक्सेस यूज इसका हेल्यूसिनेशन कॉज करता है। ठीक है, ये कोकीन की कहानी है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है एट्रोपा बेलाडोना, या हमारे पास है धतूरा। ये क्या करता है, ये हेल्यूसिनेशन कॉज करता है। ये भी हेल्यूसिनेशन कॉज करता है, जो इस वाले केस में हमें देखने को मिला था। दैट इज कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर के ये भी अपना काम करेगा। मॉर्फिन की बात करें तो ये सर्जरी के टाइम पेन किलर के रूप में हम यूज करते हैं, बट अगेन अगर इन सब चीजों का जब एक्सेस यूज होता है तो वो एज अ ड्रग काउंट होते हैं। इनका जब लिमिटेड मात्रा में और सही तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं तो वो एज अ मेडिसिन हमें मिलता है। लेकिन इन्हीं सब का जब एक्सेस यूज है तो वो फिर वो ड्रग्स की कैटेगरी में गिर जाता है जाकर के, मतलब कहने का कि वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। बात करें बार्बिट्रेट्स की या इन सब का क्या काम है, तो ये सारे जो है ये मेडिसिन के रूप में यूज किए जाते हैं। इन सब का मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन वही है कि जब एक्सेस ऑफ यूज होता है इन सभी का तो ये सब के सब क्या करते हैं, आपके अंदर अलग तरीके के डिजीज कॉज करने का काम करते हैं। टोबैको की बात करें तो टोबैको के अंदर हमें निकोटीन देखने को मिलता है, जो कि हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये रिलीज करता है एड्रेनलिन को और नॉन एड्रेनलिन को। इसके कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। हार्ट रेट जब इंक्रीज करेगा, हार्ट को अगर 70 से 72 बार धड़कना था, अब वो क्या कर रहा है 90 to 95 टाइम्स बीट कर रहा है पर मिनट। तो एज अ जो है वो ब्लड का प्रेशर जो है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो टोबैको का काम क्या है, ये निकोटीन देता है जो जाकर के एड्रेनलिन ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है, जहां से फिर हमारा एड्रेनलिन रिलीज होता है और नॉर एड्रेनलिन जिसे हम बोलते हैं, इसका यहाँ पर सिक्रेशन हो रहा होता है। ठीक है, एडोलसेंस क्या है, तो 12 से 18 साल की उम्र को एडोलसेंस हमने कह दिया। विड्रॉल सिंड्रोम हमें यहाँ पे क्या है, तो एंजाइटी हो जाता है विड्रॉल के कारण। यहाँ पर शेकीनेस, स्वेटनिंग, नोजिया, ये सब हमें देखने को मिलता है। ज्यादा लंबे समय तक अगर हम किसी ड्रग्स का यूज करें तो हमें डैमेज देखने को मिलता है, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज ये करता है। लीवर सिरोसिस, ये सारी चीजें, लीवर सिरोसिस तो फिर आगे जाकर के लीवर कैंसर का रूप ले लेता है। तो एडोलसेंस में यहाँ पर ड्रग एब्यूज से बचना चाहिए। ये जो ड्रग्स होते हैं इनका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है कि इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग एनाबॉलिक एस्टेरॉइड्स इन फीमेल्स। तो फीमेल्स के अंदर जो एनाबॉलिक एस्टेरॉइड्स यूज करते हैं उसका क्या नतीजा हो सकता है, तो इसके कारण इसके अंदर मैस्क्यूलिनेशन देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि मेल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो जाता है। मूड स्विंग्स देखने को मिल सकता है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिल सकता है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चूंकि मैस्क्यूलिनेशन आ जाएगा, मेल कैरेक्टरिस्टिक आएंगे तो एक्सेस हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। फेशियल हेयर्स तक यहाँ पर आने की संभावना रहती है।
क्लाइटोरिस का इनलार्जमेंट हो जाएगा, साथ साथ जो है वो वॉइस डीपनिंग हमें देखने को मिलेगा अगर फीमेल जो है वो एक्सेस यूज करती हैं किसका, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं फीमेल्स वाले केस में, ठीक है। अगर यही चीज अगर मेल यूज करेंगे तो क्या होगा, क्या मेल्स के अंदर किस तरीके की दिक्कत आएगी, तो मेल के अंदर एग्रेसिवनेस हमें देखने को मिल सकता है, मेल के भी मूड्स में स्विंग्स देखने को मिल सकता है, टेस्टिस के साइज में रिडक्शन हो सकता है, स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो गिर सकता है, लीवर किडनी जो है वो डिसफंक्शन में जा सकते हैं, साथ साथ ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड भी हो सकता है, बालनेस बाल का जाना भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे केसेस होते हैं मेल के, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट किया है हमने अपने इस चैप्टर के माइंड मैप को। इस चैप्टर से जुड़े हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया, इस चैप्टर में हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अगर किसी तरीके का डाउट रह गया हो आपके मन में तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के, जो भी आपकी दिक्कत है आप हमें बता सकते हैं। साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलता है आपको बिल्कुल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स की या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, सबकी पढ़ाई कराई जाती है मैग्नेट ब्रेन्स पे बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है आपके लिए। वीडियोस देखने के लिए आपको आना होगा हमारे यूट्यूब के चैनल पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इस ऐप को, मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ पर आना है, क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, चैप्टर को चुनना है, लेक्चर को चुनना है, वीडियोस को एंजॉय करना है, एग्जाम्स के प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है, एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।